वेलकम टू सीपी क्लासेस। तो 30 जनवरी 2026 की CUET अंडर ग्रेजुएट के लिए जो न्यूज़ है डेली की वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बेंगलुरु टू होस्ट इंटरनेशनल सीरीज गोल्फ। तो इंटरनेशनल सीरीज का गोल्फ का ये सेकंड सीजन होगा। पहला सीजन आप देखोगे कि DLF गोल्फ कोर्स इन गुरुग्राम के अंदर ये ऑर्गेनाइज किया गया था। अब इस साल ये कहाँ पर, बैंगलोर के अंदर 8 अक्टूबर से 11 अक्टूबर के बीच में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। ठीक है, तो इंटरनेशनल सीरीज गोल्फ जो है इस बार कहाँ पे, बेंगलुरु में होस्ट होने वाला है। नेक्स्ट है आपका प्रदीप्ता विंस मेंस एलीट 10 किलोमीटर स्क्रैच रेस। ठीक है, तो अवांग प्राण प्रदीप्ता जो है टीम गरुड़ के, उन्होंने अब यहाँ पर मेंस की एलीट 10 किलोमीटर स्क्रैच रेस जो है गोल्ड की, वो ट्रैक एशिया कप में जीत ली है। ठीक है, ट्रैक एशिया कप के बारे में आपको बस ये सिंगल लाइन में इंफॉर्मेशन पूछी जा सकती है। देन कटिंग कार्बन एमिशन शुड नॉट बी द टॉप प्रायोरिटी सर्वे। ये कौन सा सर्वे है? दिस इज योर इकोनॉमिक सर्वे। ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा ये अब रिलीज किया जाता है बजट से हर साल पहले। एंड एक तरह से इकोनॉमिक सर्वे क्या है कि एक पिछला साल जो गुजरा है उसके अंदर सरकार का रिपोर्ट कार्ड क्या है। ठीक है, कि सरकार क्या क्या कर रही है, इन सिंपल टर्म्स में आपको बता रही हूँ। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है वो इसको रिलीज करती है। एंड नेक्स्ट वीक आप देखोगे कि हमारा जो यूनियन बजट है वो रिलीज होगा। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पर सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि कार्बन एमिशंस को हम कट करने की बात कर रहे हैं। तो सर्वे ने बस इतनी बात बोली कि आप एक डेवलपिंग नेशन हो, तो डेवलपिंग नेशन जो है उसको भी जरूरत नहीं है कार्बन को कट करने की। मतलब कहने का मतलब यही है कि अब जैसे कि डेवलप्ड कंट्रीज हैं, USA हो गया, UK हो गया, यूरोपियन यूनियन के मेजरली जो नेशंस हो गए है ना, वो डेवलप्ड नेशंस है, ऑस्ट्रेलिया हो गया है ना। तो ये डेवलप्ड नेशंस जो है वो अगर कार्बन न्यूट्रलिटी मतलब कि जीरो कार्बन एमिशंस की तरफ जा रहे हैं, दैट इज फाइन। क्योंकि अपने टाइम पे जब वो डेवलपिंग फेज में थे उन्होंने बहुत ज्यादा यहाँ पर कार्बन की एमिशन की थी। एंड अगर जैसे कंट्रीज लाइक इंडिया, वहां पर डेवलपमेंट की जैसे जरूरत है, तो हम अभी इनोवेशन या जो पैसा हमारे पास जो लिमिटेड है ना, उसी वजह से हमें वो उसको डेवलपमेंट में लगाना पड़ेगा। तो हम ये कर सकते हैं कि हम उनसे कंपीट ना करें, मतलब यानी कि हम डेवलप्ड नेशंस के साथ कंपीट ना करें, बल्कि हम ऐसी पॉलिसीज को फ्रेम करें जो कॉम्प्लीमेंट करते हैं उनके जो अब पूरे नेशंस के या डेवलप्ड नेशंस के कार्बन न्यूट्रलिटीज के आइडिया है। क्यों? क्योंकि अभी हम डेवलपिंग स्टेज पे हैं, तो धीरे धीरे करके हम उसे कम कर सकते हैं। एकदम से हम जीरो नेट कार्बन न्यूट्रलिटी की तरफ अगर बढ़ेंगे, एक्स्ट्रा खर्चा आएगा। और वही एक्स्ट्रा खर्चा जो है वो कॉम्पनसेट कौन से सेक्टर से हो रहा है? हेल्थ सेक्टर से हो रहा है, एजुकेशन सेक्टर से हो रहा है। एंड वो सारी की सारी चीजें जो है अभी हमारी डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है, ताकि आप डेवलपिंग से डेवलप्ड नेशन बन सको। वो पैसा आपके पास वहां पर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कार्बन एमिशंस को हमें अभी टॉप प्रायोरिटी पे नहीं रखना है। हमारा हेल्थ सेक्टर, हमारी ओवरऑल डेवलपमेंट, आत्मनिर्भरता जो है हमारा टॉप फोकस होना चाहिए। ये आपकी न्यूज बता रही है। देन गुजरात फार्मर रिपेल्स क्लॉ अटैक फेसेस हैंडकफ्स। तो आपको कुछ नहीं यहाँ पर पढ़ना है, बस ये आपको पढ़ना है कि किसी भी तरीके का अगर आपके ऊपर कभी भी इल्जाम लगता है या कोई भी ऐसा केस क्वेश्चन भी अगर आपके ऊपर आ जाता है कि जहाँ पे किसी भी एनिमल की डेथ हो जाती है आपके हाथों, जो कि अब जैसे टाइगर हो गया या कोई भी फॉरेस्ट में ड्वेल करने वाला एनिमल हो गया, तो आपको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर यहाँ पर चार्ज भी किया जा सकता है। मतलब आपके ऊपर केस रजिस्टर हो सकता है और बहुत स्ट्रिक्ट यहाँ पर मेजर्स हैं। देन एक और आपके पास जो नेक्स्ट न्यूज है वो ये कहती है येतना होल प्रोजेक्ट। अब आपको बस इतना पता होना चाहिए येतना होल प्रोजेक्ट कहां पर है। दिस इज इन कर्नाटका। ठीक है, उसके अलावा आपको और कुछ जानने की जरूरत नहीं है। येतना होल प्रोजेक्ट कहां पर है? कर्नाटका के अंदर है। देन गिग वर्कर्स फेस इनकम वॉलेटिलिटी सेज सर्वे। अब यही सर्वे जो है इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंगली, तो जो सर्वे वर्ड यहाँ पे यूज किया जा रहा है दैट इज इकोनॉमिक सर्वे ओनली। ठीक है, तो यहाँ पर गिग वर्कर्स को क्या बोला जाता है? जो फ्रीलांसिंग वाला काम कर रहे होते हैं। ठीक है, अब फ्रीलांसिंग वाला काम किया जा रहा है, तो अब यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जो फ्रीलांसर्स है ना, सबसे पहली बात उनका नंबर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया है। यानी कि करंटली हमारी जो कंट्री है उसके अंदर टोटल जो गिग वर्कर्स हैं, जो फ्रीलांसर्स हैं ना, वो कितने बढ़ गए हैं? 120 लाख वर्कर्स हो चुके हैं 2024-2025 के अंदर गिग वर्कर्स। ठीक है, जो कि इनिशियली 77 लाख थे 2020-21 के अंदर। तो सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखने में मिला है गिग वर्कर्स का। ठीक है, अब दूसरी चीज़ यहाँ पर यही है कि मेजॉरिटी ऑफ द गिग वर्कर्स जो हैं वो 15,000 रुपये महीने से कम ही सैलरी कमा पाते हैं। बस ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, ये इको सर्वे के अकॉर्डिंगली बताया गया है। नेक्स्ट, एग्रीकल्चरल ग्रोथ जो है वो स्लो डाउन हो गई है 3.5% से, कि हमारी जो नेशनल एवरेज है वो कितनी है? 4.4% रखी है हमने। ठीक है, जो कि हर साल जनरली होती ही होती है। इस साल कितनी है? 3.5% आई है। डेकेडल ग्रोथ की जब बात करें, मतलब 2015 से 2025 की बात कर रहे हैं, तो दिस वाज अराउंड 4.5%, जो कि हाईएस्ट है अभी तक पिछले किसी डेकेड से भी। ठीक है, तो ये 4.5% वाला जो नंबर है वो उसको ध्यान में रखना। दूसरी चीज़ यहाँ पर यही है कि जो हमारे पास 4.5% एक ग्रोथ आई है ना, ये किस वजह से आई है? एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर हम इसको बोलते हैं। तो उसके अंदर एग्रीकल्चर से रिलेटेड, मतलब जैसे पशु मवेशियों वाला काम आ जाता है ना, जिसको हम बोलते हैं लाइफ स्टॉक सेक्टर, या इवन कि कहीं पे आप फिशरीज डिपार्टमेंट की भी बारे में सुनते होंगे, तो वो भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। मतलब लाइफ स्टॉक सेक्टर जो है वो 7.1% से ग्रो हुआ है। फिशिंग एंड एक्वाकल्चर जो सेक्टर है हमारा 8.8% से यहाँ पर ग्रो हुआ है।
तो अब हमारा जो डेकेडल ग्रोथ है वो आपको पता लग रहा है कि 4.5% है, और इस साल जो हमारी अभी एग्रीकल्चरल ग्रोथ जो है थोड़ी सी स्लो हुई है, बट मेजरली हमारा जो अब एग्रीकल्चरल सेक्टर है, फिशरी सेक्टर है, इसने ग्रो किया है। वेराज कॉन्स्टेंटली हमारे जो आप कह सकते हो कि फूड प्रोडक्ट्स हैं, फूड ग्रेन्स हैं, वो ग्रो कर रहे हैं, एक्सपैंड कर रहे हैं कॉन्स्टेंट रेट के ऊपर, डिक्लाइन नहीं हो रहे हैं। वेराज अगर हम यहाँ पर ग्रेन्स की बात करें, जैसे राइस हो गया, ठीक है, या इवन के अब मेज हो गया या वीट हो गया, इनके अंदर जो आप कह सकते हो कि बिल्कुल फ्लैट ऐसे हमारा ग्राफ देखते हुए नजर आ रहे हैं कि इनके अंदर इंक्रीज इतना ज्यादा नहीं है, बट प्रोडक्टिविटी हमारी ठीक ठाक है। तो प्रोडक्टिविटी यहाँ पर क्या है, फूड ग्रेन की प्रोडक्शन जो है एस्टिमेटेड कितनी है, इस साल के 3,577.3 लाख टन यहाँ पर पहुंच चुकी है एग्रीकल्चरल ईयर 2024-2025 के अंदर। एंड मेजॉरिटी ऑफ द हमने क्या उगाया है फूड ग्रेन के अंदर, राइस, व्हीट, मेज एंड कोर्स सीरियल्स, ये आपको ध्यान में रखना है। देन इथेनॉल ब्लेंडिंग का इंपैक्ट फूड सिक्योरिटी के ऊपर है। पहली बात तो फूड सिक्योरिटी क्या होती है, फूड सिक्योरिटी वो सिक्योरिटी होती है कि मतलब कोई भी कंट्री के अंदर अगर आपकी पॉपुलेशन रह रही है ना, तो वहां पर वो फूड के तरीके से सिक्योर हो, मतलब उनके पास खाने के लिए अनाज हो, ऐसा ना हो कि सरकार के पास लाले ही पड़ जाए। जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले हमारे पास भूखमरी वाली कंडीशन आ चुकी थी, हमने HYV सीड्स फिलीपीन से इंपोर्ट किए, वो हमारे आप कह सकते हो नॉर्थ के बेल्ट में उसको यूज किया गया, एंड हमारी जो प्रोडक्शन है वो एक्सप्लोड हो गई एकदम से, है ना, तो हमने एक्सपोर्ट करना भी शुरू कर दिया। तो इसी तरीके से जो फूड सिक्योरिटी है वो खतरे में है, क्योंकि हम इथेनॉल ब्लेंडिंग कर रहे हैं। अब इथेनॉल ब्लेंडिंग क्या है कि जब कोई भी ऐसा प्रोडक्ट, कोई भी ऐसा फूड प्रोडक्ट है, ठीक है, उसको एक्सट्रैक्ट करके हम इथेनॉल बना सकते हैं। जैसे शुगर केन हो गया, मेज हो गया, है ना, पहले अर्लियर जो है शुगर केन को जनरली यूज किया जा रहा था, तो अब ये उससे पहले नॉन फूड प्रोडक्ट्स को इथेनॉल की जनरेशन में यूज किया जा रहा था, ताकि पेट्रोल के साथ उसको मिक्स किया जा सके। इथेनॉल ब्लेंडिंग का मतलब ही यही है ना, धीरे धीरे करके हम पेट्रोल यानी कि फॉसिल फ्यूल से अपने डिपेंडेंस कम कर रहे थे, बट अभी थोड़ा सा वो सक्सेसफुल नहीं हुआ प्लान, वो चलो अलग बातें हैं। तो अभी यहाँ पर आपको ये न्यूज यही कह रही है कि फूड सिक्योरिटी को वो थ्रेटन कैसे कर रहा है, कि पहले हम अर्लियर उसको नॉन जो फूड प्रोडक्ट्स है उससे एक्सट्रैक्ट करने की बात कर रहे थे, बट अब हम फूड प्रोडक्ट्स को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इस वजह से अब जो फूड प्राइसेस है, जो ग्रेन्स के प्राइसेस है ना, उसके अकॉर्डिंगली इथेनॉल की जनरेशन के लिए जो मेज उगाई जाती है, शुगर केन उगाया जाता है, उसके अंदर प्रॉफिट फार्मर को ज्यादा दिखता है। तो अब प्रॉफिट ज्यादा मिल रहा है क्योंकि MSP शुगर केन के ऊपर भी दी जा रही है ना, तो अब अगर प्रॉफिट ज्यादा दिखता है तो फार्मर क्या करेगा, वो धीरे धीरे करके अपनी क्रॉप्स को जहां पर उसको ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है उसको उगाना शुरू कर देगा। तो इससे क्या प्रॉब्लम होगी कि हमारे पास जो व्हीट है या जो मेज है, जो राइस है, इसके अंडर जो एरिया है वो प्रोडक्शन का कम होता जाएगा। अब एरिया अंडर प्रोडक्शन कम होता जाएगा तो वो फूड सिक्योरिटी को कहीं ना कहीं हैम्पर करेगा, है ना। तो ये अर्ली वार्निंग जो है यहाँ पर दी गई है, किसके द्वारा, इकोनॉमिक सर्वे के द्वारा, ठीक है। तो ये रिपोर्ट ये चीज भी बोलती है। देन फॉडर शॉर्टेज हर्डल फॉर लाइव स्टॉक फार्मिंग, ठीक है। तो अब लाइव स्टॉक के लिए मैंने बताया 7.1% से यहाँ पर इंक्रीज देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर लाइव स्टॉक तो एग्जिस्ट कर रही है। लाइव स्टॉक किसकी बात कर रहे हैं हम, यहाँ पे मवेशियों की, पशुओं की बात हो रही है कि हमारे जो डेयरी इंडस्ट्री के अंदर कंट्रीब्यूशन उनका चल रहा है, उसके अकॉर्डिंगली जो उनकी अमाउंट है, जो नंबर है, पॉपुलेशन है, वो बहुत बढ़िया है, ठीक है, प्रोडक्शन भी सही है, बट यहाँ पर प्रॉब्लम किस चीज़ की आ रही है, फॉडर की शॉर्टेज की। फॉडर क्या होता है, जो हम देते हैं खाने के लिए, है ना, इनको गाय को, पशुओं को, तो इनका फॉडर जो है हमें इम्पोर्ट करना पड़ रहा है बेसिकली। तो हमारे पास फॉडर की शॉर्टेज की वजह से जो हमारा अब लाइव स्टॉक सेक्टर है या इवन डेयरी प्रोडक्शन है ना, उसके अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। अदरवाइज हम देखोगे आपके 195% के आसपास हमने इंक्रीज देखा है सेक्टर के अंदर, ठीक है। तो हमें इसको बचाकर रखना है, इसको एक्सपैंड करना बहुत जरूरी है। तो सरकार को ये भी इको सर्वे ने यहाँ पर के थ्रू, सरकार को इको सर्वे के थ्रू ये चीज बताई गई है। देन नोटेबल राइज इन इंडियाज ऑयल रिसोर्सेज, तो CA जो है वो भी हाईलाइट कर रहा है इसको इकोनॉमिक सर्वे के अंदर। तो अब आपको बस इतना पता होना चाहिए कि हमारी पहले रशिया के ऊपर डिपेंडेंस बहुत ज्यादा थी क्रूड ऑयल के इंपोर्ट के लिए, तभी हमारे ऊपर टैरिफ लगाएगा USA के द्वारा। तो अब इंडिया ने देखा कि रशिया और USA की यहाँ पर टसल चल रही है, तो किसी एक कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट होकर हम ऑयल को नहीं ले सकते, है ना। तो हमें अपने डिफरेंट सोर्सेज को यहाँ पर अप्रोच करना पड़ेगा कि किसी एक कंट्री के ऊपर डिपेंडेंस रखते हो तो अगर उसकी लड़ाई हो जाती है तो हमारा तो क्रूड ऑयल गया मतलब हमारा एक रिसोर्स चला गया, है ना। तो अब इतनी डिपेंडेंस किसी भी एक व्यक्ति के ऊपर या किसी एक कंट्री के ऊपर नहीं रखनी चाहिए। तो इंडिया जो है धीरे धीरे करके डिफरेंट कंट्रीज को एक्सप्लोर कर रहा है। तो अभी बस आपको इतना न्यूज़ पता होना चाहिए कि मैक्सिमम किससे क्रूड ऑयल इंडिया इंपोर्ट कर रही है, USA से, इजिप्ट से, UAE से, नाइजीरिया से और लीबिया से, ठीक है। एंड उनका शेयर भी आपको यहाँ पर बताया गया है कि अब जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का जो शेयर है वो 9.4 से 11.1% हो गया है। US का जो शेयर है 8.1 हो गया है 4.6 से, एंड लीबिया का शेयर 0.1 से 0.5% हो गया है, इजिप्ट का 0.3 से 1.4% और नाइजीरिया का 2.2 से 3.3% हो गया है। मतलब इंडिया ने अपनी रिडक्शन जो है इंपोर्ट ऑफ क्रूड ऑयल की किससे कम की है, रशिया से कम की है, वेनेजुएला से कम की है, सऊदी अरेबिया से कम की है और इराक से कम की है, ठीक है। ये आपको न्यूज़ पता होनी चाहिए। देन इकोनॉमिक सर्वे हाईलाइट कर रहा है कि अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेकेंडरी स्कूल्स है। अब यहाँ पर ना आपको नंबर्स याद नहीं करने हैं, बस मैं आपको बता रही हूँ कि क्या है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है
उसके अकॉर्डिंगली हमारा जो 5+3+3+4 वाली स्कूलिंग है ना, अब ये क्या है, 5+3 8, 8+3 11, 11+4 15, ये 15 ईयर्स की बात कर रहा है ना आपको टोटल, कि 15 ईयर्स के एजुकेशन की बात कर रहा है हमारा जो NEP 2020 की है। तो यहाँ पर इको सर्वे ने ना आपको ये चीज़ बोली कि NEP जो है ये 15 साल की बात कर रहा है ना, इसको 15 से बढ़ाकर 18 साल के आसपास कर देना चाहिए। ठीक है, इससे फ़ायदा क्या होगा, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में पहले अर्लियर ये 15 के बजाय 13 ईयर्स हुआ करता था। ठीक है, अब उसके बाद 13 के बाद 15 ईयर्स हुआ, 15 के बाद अब यहाँ पर 18 करने की बात की जा रही है। उसके पीछे का रीज़न क्या है? पहली चीज़ जो है वो सुनो कि एक रूरल एरियाज़ के अंदर स्कूल है और अर्बन एरिया के अंदर स्कूल है, दोनों के बीच में कंपैरिजन अगर ड्रॉ करें तो सेम एरिया के अंदर 17% आपको वो नंबर ऑफ स्कूल्स मिलेंगे, वही सेम चीज़ या सम नंबर ऑफ स्कूल्स अगर आप देखोगे वो 38 या 39% के आसपास आपको अर्बन एरियाज़ के अंदर देखने को मिलेंगे। मतलब एक सेम एरिया के अंदर अर्बन एरियाज़ में ज़्यादा स्कूल हैं एज़ कम्पेयर टू रूरल एरियाज़। तो एजुकेशन जो है वो इक्वली यहाँ पर डिवाइडेड नहीं है, पहली चीज़ है ना। तो अब इस वजह से जो अब नंबर ऑफ स्कूल्स इन रूरल एरियाज़ उनको बढ़ाना ज़रूरी है, ये चीज़ बोली गई। दूसरी चीज़ ये बोली गई कि मैक्सिमम ऐसे बच्चे हैं जो 14 से 18 साल के बीच में हैं, वो अब ड्रॉप आउट्स हैं, स्कूल ड्रॉप आउट्स हैं। स्कूल ड्रॉप आउट्स का मतलब क्या है कि वो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। उसके पीछे का एक मेजर रीज़न यहाँ पर बताया गया कि अफोर्डेबिलिटी ऑफ एजुकेशन। ठीक है, कि अब बहुत सारे ऐसे फैमिलीज़ हैं जो कि अफोर्ड नहीं कर पा रही 14 से 18 साल के एडोलेसेंट्स की एजुकेशन को। अब इसके अंदर भी दो कैटेगरीज हैं, बॉयज़ की एंड गर्ल्स की। 14 से 18 साल की जो बच्चे हैं उसके अंदर लड़कियां भी होंगी, लड़के भी होंगे। तो अब जो लड़के हैं उनके ऊपर फैमिली का जो कह सकते हो इकोनॉमिक बर्डन जो है वो आ जाता है, वेरएस लड़कियों के ऊपर अब यहाँ पर क्या है, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, होम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या होमली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो आ गई। तो अब इस वजह से ड्रॉप आउट्स देखने को मिल रहे हैं। बट मेजर रीज़न इन दोनों के पीछे का क्या है, ड्रॉप आउट्स क्या है, क्योंकि उनको अफोर्ड नहीं कर पा रही है फैमिलीज, है ना। तो इस वजह से सरकार चाहती है कि अफोर्डेबिलिटी हो सके और इंटरनेशनलाइजेशन हो सके। अब इंटरनेशनलाइजेशन क्यों करनी है, उसके पीछे का रीज़न है कि वोकेशनल ट्रेनिंग हो। ठीक है, वोकेशनल ट्रेनिंग का क्या मतलब है अब कि आपको कुछ एडिशनल ऐसा स्किल सेट जो है वो आपके एजुकेशन सिस्टम में फ्रॉम द वेरी फर्स्ट टाइम डालना शुरू कर दिया जाए कि इन केस अगर आप स्कूल को किसी भी रीज़न की वजह से ड्रॉप आउट कर रहे हो तो आपके पास एक बेसिक स्किल सेट हो जिससे आप एटलीस्ट एक कोई जॉब को सीख कर पाओ और वो एक रिस्पेक्टेबल जॉब हो। ठीक है, तो इस प्रोसेस को इंटरनेशनलाइजेशन यहाँ पर बोला जा रहा है। तो अब ये आपको सिंपल सी न्यूज़ यहाँ पर बता रही है और इसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। दैट इज़ इट। ठीक है, तो CUET अंडर ग्रेजुएट में अगर आप चाहते हैं कि आपके PYQs की रिवीजन हो जाए विद रिस्पेक्ट टू द डोमेन सब्जेक्ट्स, दैट इज बायोलॉजी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, जोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी या सोशियोलॉजी की, तो आप हमारी जो वेबसाइट है वहाँ से जाकर एक मिनिमल कॉस्ट ऑफ ₹49 पे परचेज कर सकते हैं PYQs की बुक्स, जहाँ पर आपको 2022 ऑनवर्ड्स जितने भी PYQs हैं वो सॉल्व मिलेंगे फॉर द रिस्पेक्टिव डोमेन्स और NCERT की लैंग्वेज में ही दिए गए होंगे। तो आपको ईजिली आइडेंटिफाई हो जाएगा कि बोर्ड्स की तैयारी के साथ साथ आपको किस डेप्थ में NCERT को पढ़ना है एंड आपके लिए एक रिविजन हो जाएगी। क्योंकि कई बार ना ऐसे क्वेश्चन होते हैं वो रिपीटेड क्वेश्चन पैटर्न्स पे, थीम्स पे आ जाते हैं, तो उसी तरह के क्वेश्चन को आप ईजिली यहाँ पर सॉल्व कर सकते हो क्योंकि आपको पता होगा कि कौन सी चीज़ कहाँ से आपने पढ़ी है। तो इससे आपका क्या होगा कि रिवीजन आसान हो जाएगा और जल्दी हो जाएगा। ये बोर्ड्स के साथ साथ आप साथ में प्रिपेयर कर लो क्योंकि आपका पेपर भी आने वाला होगा। एंड माइंड इट, आज 30 जनवरी है आपका जो क्लोजिंग रजिस्ट्रेशन है फॉर CUET अंडर ग्रेजुएट का एग्जाम। तो अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है तो प्लीज़ उसको जल्दी से भर लीजिएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, फॉर्म नहीं भरा है CUET अंडर ग्रेजुएट के पेपर का तो प्लीज़ आज में इसे भर देना। ठीक है, अब आई गेस आज या कल में लास्ट डेट है, तो प्लीज़ एक बार ध्यान देकर उसको फाइनल कर लेना। ठीक है, तो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे। थैंक यू सो मच। एंड कोई डाउट होता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लीजिएगा।